ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें। सो दिस इज फॉर इंटेंसिव ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन फॉर मेंस, और ये मेंस 2024 जरूरी नहीं है, इट इज कैन बी 25 ऑल्सो, है ना, या फिर इवन यूपीएससी मेंस के लिए भी आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जो सेशन है ना, ये मतलब इसमें 1 2 3 4 के क्वेश्चन सारे सेम ही रहते हैं। वो यूपीएससी मेंस और आने वाला मेंस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कॉमन एवरीवन रखा है, ओपन टू ऑल, कि आप सभी को इसको एटलीस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपका, हाउ हैज इंडियाज टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व अक्रॉस डिफरेंट डायनेस्टिक पीरियड्स? 8 मार्कर GS1। फटाफट लिखिए। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। आई थॉट कि मैं स्क्रीन शेयर करके बात कर रहा हूं। ठीक है, रुकिए, इसके लिए आपको फिर से वापस रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको? मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। हाउ हैज इंडियाज टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व अक्रॉस डिफरेंट डायनेस्टिक पीरियड्स? 8 मार्कर GS1। ठीक है, टाइम अप। सोच लिया आपने? आइडिया लग गया आपको कुछ कुछ? आपको क्या करना है, यहाँ पे थीम क्या है आपका? हाउ हैज इंडियाज टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व अक्रॉस डिफरेंट डायनेस्टिक पीरियड। आपको डायनेस्टिक पीरियड के क्रॉस दिखाना है कैसे। ठीक है, चलिए इसका अगर हम ब्रॉड ओवरव्यू देखें तो इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में स्टार्ट लिख सकते हैं कि क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद में फिर अगर हम अर्ली फेजेस के बारे में बात करें तो कैसे हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर था, तो रॉक कट और केव टेम्पल्स इनिशियली हुआ करते थे, राइट, जैसे मौर्याज और गुप्ताज, मतलब गुप्ताज में मेनली स्टार्ट हुआ था। तो यू कैन से कि यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, इसमें जो दशावतार टेम्पल और वो सब चीजें आप एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल इंटीरियर्स थे, कुछ रिलीजियस सिंबोलिज्म था, ये सब चीजें। फिर आता है क्लासिकल पीरियड, हमें अक्रॉस डायनेस्टीज दिखाना है, राइट, तो हम फेजेस में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिकल पीरियड, इसमें आपका नगरा, द्रविडियन और वेसारा स्टाइल, राइट। तो नगरा यहाँ पे नॉर्थ में, साउथ और वेसारा। अब यहाँ पे इसमें आप जब डिवाइड करेंगे तो आप इनमें डायनेस्टीज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे द्रविडियन के लिए आपको कौन सी डायनेस्टी ऐड करेंगे? द्रविडियन के लिए आप ऐड करेंगे चोलास, राइट, चोला। नगराज के लिए आप किसको ऐड करेंगे? नगराज में जो यहाँ पे सोलंकी और जो आपके डिफरेंट स्कूल्स है ना, जैसे कि उड़ीसा स्कूल, और उन स्कूल्स के डायनेस्टीज के नाम लिख दीजिए। चालुक, जो एमपी में थे उन सब के नाम लिख दीजिए, सोलंकी वगैरह, तो एक ऐसे डायनेस्टी से लिंक हो जाएगा। फिर द्रविडियन में आपने चोला लिख दिया, वेसारा में आप किसको लिख देंगे? चालुक्य, इन सब के बारे में। ठीक है, तो ऐसा आपका क्लासिकल पीरियड के टाइप्स हो गए और आपकी डायनेस्टीज से कनेक्ट करना है आपको। सेम यहाँ पे रीजनल वेरिएशन दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर अक्रॉस टाइम है, मतलब डायनेस्टिक पीरियड ना, तो अभी यहाँ पे एंड भी नहीं दिखा, तो आप उसको कनेक्ट करिए लास्ट में आते हुए मॉडर्न टाइम में,
क्योंकि यहाँ पे कोई एंड नहीं लिखा हो कि मेडिवल पीरियड कुछ बोले, तो मॉडर्न टाइम का दिखा सकते हैं कि सोमनाथ, अक्षरधाम, राम मंदिर, इन सब में कैसे हमारा पुराने एलिमेंट्स, अभी जैसे राम मंदिर में अभी भी नगरा वाला जो एस्पेक्ट है वो सब इंक्लूडेड है, राइट। तो उन सब एस्पेक्ट को दिखा के आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ अगर एंड में आप लिखना चाहे तो गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर कंक्लूजन में कुछ लिख के आप यहाँ पे पॉजिटिव में कंक्लूड कर सकते हैं। डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप जो हमने देवरा, वेसारा और मतलब नगरा के टेम्पल डायग्राम सबको पता है, राइट। तो उनके आराम से सिंपल फीचर्स आप यहाँ पे डायग्राम टेम्पल आर्किटेक्चर का दिखा सकते हैं, या फिर आप उन टेम्पल आर्किटेक्चर का दिखा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे टाइमलाइन डायग्राम दिखा सकते हैं कि कैसे क्रॉस द डायनेस्टीज आई, या फिर आप सिंपल सा मैप बना के यहाँ पे मैप में दिखा सकते हैं कौन सा कहाँ पे था, यहाँ पे नगरा था, यहाँ पे ऐसे आप दिखा सकते हैं मैप में। तो लाइक दिस यू कैन डू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डिस्कस the relevance of Bhakti and Sufi movements in promoting religious tolerance in medieval India. ठीक है, 1 मिनट हो गया। कितने लोगों को लग रहा है कि 1 मिनट तो ऐसे निकल जाता है, पता नहीं चलता है। आपको इनिशियली अभी लग रहा होगा कि बहुत कम समय मिल रहा है 1 मिनट में, राइट। लेकिन अभी धीरे धीरे आपका माइंड थोड़ा ट्रेन हो जाएगा फास्ट सोचने का। बना लिए पॉइंटर्स आपने कुछ कुछ। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ भक्ति एंड सूफी इन द प्रोमोटिंग रिलीजियस टॉलरेंस। भक्ति सूफी हमको पता है वो रिलीजियस टॉलरेंस पे काफी उन्होंने एम्फेसाइज किया था, काम किया था, स्पेशली मेडिवल इंडिया। तो वहां पे आप इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं, भक्ति सूफी मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, है ना। वो मेडिवल पीरियड में आपका 11वीं सेंचुरी ऑनवर्ड से स्टार्ट हो गया था। इसी आप यहाँ पे बना लिख सकते हैं। उसके इनिशियल से लेके इंट्रोडक्शन में वो सब टाइमलाइन दिखा दिया। फिर आप यहाँ पे आएंगे कैसे रिलेवेंस क्या था, तो शेयर्ड स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन, इसके बारे में उन्होंने बात किया। तो यहाँ पे दोनों चीजों को आपको ऐड करते रहना है। भक्ति अलग है, सूफिज्म अलग है। वैसे दोनों तो कनेक्टेड ही हैं, एक ही स्ट्रीम के हैं, बट आपको दोनों को मिक्स करके चलना है। ऐसा ना लगे कि आपने पुराण से भक्ति पे लिख दिया, पुराण से सूफी पे लिख दिया, ठीक है। तो अब शेयर स्पिरिचुअलिटी और डिवोशन की बात करें तो भक्ति के कौन कौन थे, पर्सनल डिवोशन, कबीर, मीराबाई, तुलसीबाई, दास, इन सब का। सूफिज्म की बात करें तो लव, यूनिटी, म्यूजिक बेस्ड वर्शिप, राइट। इसमें आपके ठीक है अपने पॉइंट्स आपको कुछ कुछ ऐड करने, तो आप यहाँ पे चैट में डालते रहो, मैं बताता रहूंगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी सूफिज्म में म्यूजिक बेस्ड आपका ये शेयर्ड स्पिरिचुअलिटी डिवोशन हो गया, भक्ति सूफी। और लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी आपका पहला हो गया शेयर्ड स्पिरिचुअलिटी एंड डिवोशन, लैंग्वेज एंड एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि वर्नाकुलर्स का यूज करते थे। तो हमेशा कोई भी भक्ति और सूफी का है तो आपको पहले तो ये प्यार मोहब्बत और जो डिवोशन और लव, म्यूजिक, ये सब लिखना है। साथ में लैंग्वेज वाला पॉइंट बहुत लिखना है, क्योंकि टू कनेक्ट टू द मासेस उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज किया। तो लैंग्वेज बहुत इजी थी और एक्सेसिबिलिटी बहुत थी, मतलब क्या बोलते हैं, बिल्कुल पास में रहते थे, गाँव में रहते थे, लोगों से कनेक्ट होते थे, है ना। तो एक्सेसिबिलिटी काफी थी, कनेक्टिविटी थी। लैंग्वेजेस हिंदी, अवधी, उर्दू, बंगाली, बिल्कुल जहां के रहते थे उन्हीं के लोकल लैंग्वेज यूज करते थे, ठीक है। ब्रोक द प्रीस्टली हेजेमोनी एंड कास्ट रिजिडिटी। तीसरा पॉइंट है हार्मोनी और सोशल रिफॉर्म पे काम किया, इंटरफेथ डायलॉग से स्टार्ट किया, कास्ट जेंडर इक्वालिटी के बाद काम किया, कॉन्सेप्ट ऑफ फना, निर्गुणा ये सब स्टार्ट हुए। तो निर्गुणा और फना बेसिकली क्या बोलता है, निर्गुण मतलब जिसका सगुन से, मतलब जो मूर्ति पूजा और ये सब होता था वो सगुन होता था। निर्गुण मतलब इन्होंने एक तरह से स्टार्ट कर दिया कि यहाँ पे भगवान है वो हर जगह है, तो वो निर्गुण स्ट्रीम हो गई। तो निर्गुण वाज टू मच अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म, जो बहुत सारे
मूर्ति पूजा और इन सब पे फोकस करते थे, राइट। ये सब आपका कैसे इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को बूस्ट किया, इन सबको करके लिटरेचर का लिख सकते हैं। और इवन आप बता सकते हैं कैसे रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट रिलीजन को एक साथ लेके चल रहे हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि कैसे भक्ति और सूफी सेंट ने मतलब हिंदू मुस्लिम सबको एक साथ में, मतलब जो सूफी सेंट थे वहां पे हिंदूज भी जाते थे, है ना। और भक्ति मूवमेंट से सेंट के जो मुस्लिम्स अक्रॉस, जैसे रहीम दास जी थे और बहुत सारे थे जो मुस्लिम्स भी थे, कबीर दास जी, राइट। तो ये सब, जब कबीर दास जी थे वो जुलाहा फैमिली में थे, तो ये हिंदू मुस्लिम कबीर दास की जो दो है ना वो एकदम न्यूट्रल है, जनरल। तो ऐसे करके आप यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस वाला एस्पेक्ट दिखा सकते हैं कि क्रॉस द रिलीजन उन्होंने बात करी, सबको साथ में लेके बात की। ऐसा कभी भेदभाव नहीं किया कि हिंदू हैं तो आप निजामुद्दीन औलिया जी की दरगाह पे नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। आप कोई भी रिलीजन को आप आइए, ऐसे टाइप का, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को बूस्ट किया। बाकी योगा, हाँ, जो पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। योगा का यूज, प्रसाद, प्रमोट द रीजनल इंटीग्रेशन, ये सब ठीक है, बट आपको फोकस यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन हमारे रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर है, उन्हीं को सारे ऐड करके आपको लिख देना है। बाकी गवर्नमेंट एक्शंस, लेगेसी, इन सब से आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन, एग्जामिन द इम्पैक्ट, एग्जामिन, ठीक है, यहाँ पे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। तो इम्पैक्ट ऑफ अर्बन फ्लड्स, मतलब वैसे ठीक है, अब यहाँ पे आपको सोचना है कि एग्जामिन में क्या लिखेंगे। अर्बन फ्लड से नेगेटिव चीज है, ऑन द इकोलॉजिकल बैलेंस इन इंडियन सिटीज, ठीक है। टाइमर इज हियर। लिख लिया आपने, अर्बन फ्लड्स का क्या इंपैक्ट होता है इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ इंडियन सिटीज। अब अर्बन फ्लड का तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट में काफी फर्क पड़ता है, राइट। लेकिन क्वेश्चन है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर, मतलब काफी स्पेसिफिक है, आपको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ध्यान देना है, उनके ऊपर ही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अर्बन फ्लड क्या होता क्या है, मतलब उससे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कॉजेज ऑफ अर्बन फ्लड वहां भी इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफ में दिखा सकते हैं। उसके बाद सीधे आ जाइए आप लिखने के बाद इकोलॉजिकल बैलेंस के ऊपर, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे वो इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे मोस्टली निगेटिव, अर्बन फ्लड का मोस्टली निगेटिव इंपैक्ट ही रहता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्बन इकोसिस्टम, पहला हो गया सीवेज मिक्स हो जाता है रिवर वाटर में, जैसे यमुना में 2023 में हुआ था। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मेन ये होता है कि आपका पॉल्यूशन क्रिएट करना, अर्बन फ्लड से सारा गंदा पानी जाके ड्रिंकिंग वाटर वाले सोर्सेज में मिल जाता है, उससे पॉल्यूशन हो जाता है, वो सब हो गया डिस्ट्रप्शन। केस स्टडीज एग्जांपल, आप जो अर्बन फ्लड के एग्जांपल लिख सकते हैं, चाहे वो बेंगलुरु का रखिए या चेन्नई का लिखिए, है ना। तो कुछ एग्जांपल के हेल्प से आप यहाँ पे लिखते जाना है आपको। जैसे यहाँ मुंबई अलग, यहाँ पे एग्जांपल अलग अलग लिखा हुआ है, केस स्टडीज आपको इन्हीं पे मिक्स करके आपको इकोलॉजिकल बैलेंस से दिखाते जाना है। वेटलैंड्स का कैसे डिस्ट्रॉय होता है, वो सब चीजें आप दिखा सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जामिन लिखा हुआ है, तो आप वैसे पॉजिटिव साइड तो नहीं लिख सकते ज्यादा, तो आप यहाँ पे फिर बाकी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइड में लिखना है उसके इनिशिएटिव, और बाकी फिर वे फॉरवर्ड। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब अर्बन फ्लड से जो पुरानी वेटलैंड्स होती है उनका रिवाइवल भी हो जाता है, मतलब पानी वहां पे जाता है तो वो रिवाइव हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई वेटलैंड है जिसमें पानी
नहीं है अभी, मतलब पानी सूख गया है या कुछ हो गया है, तो जब अर्बन फ्लड आता है तो वहाँ पे पानी आ जाता है, तो पानी आ जाता है तो वहाँ पे एक लेक तरह से लेक में या फिर तालाब जो होता है उसमें पानी भर गया तो एक तरह से वो रिवाइव हो जाता है, उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है, भले वो पॉल्यूटेड वाटर होता है धीरे धीरे सेटल होकर प्योर हो जाता है। तो उस तरह के आप यहाँ पे चाहे तो एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज आर्ग्यूड, ऐसे करके लिख सकते हैं, इट इज आर्ग्यूड दैट सम वेटलैंड्स गेट रिस्टोर्ड आफ्टर द अर्बन फ्लड। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट साइड में आपका दिख जाएगा, है ना। उसमें भी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ लोग तो बोलते हैं डिस्ट्रॉय होता है, कुछ लोग बोलते हैं, बट दिस कैन बी पॉसिबल वे, अगर कोई सूखा हुआ है वेटलैंड है और उसमें पानी भर के वो रिवाइव हो सकता है, ऐसे करके आप लिख सकते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक साइडेड होते हैं, जैसे निगेटिव ही है, अब उसमें भी क्रिटिकली इवेल्युएट पूछ लिया, तो अब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव लिखना है, तो या फिर उसमें जैसे आर्ग्यूड वाले या फिर इट इज डिस्कस्ड वैसे करके आप भी सकते हैं, एज पर सम रिपोर्ट्स इट इज assume that there it is happening, ऐसे करके लिख सकते हैं। कुछ पॉजिटिव नहीं आता है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको चैलेंजेस, गवर्नमेंट एक्शंस, पॉजिटिव साइड में आप दिखा सकते हैं कि पहले होता था अब कम हो रहा है, ऐसे करके पॉजिटिव थोड़ा एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड है, पूरा क्वेश्चन ही पॉजिटिव साइड का है, निगेटिव साइड में लिखना है तो आपको चैलेंजेस लिख के उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एसटीपी प्लान्स, स्पॉन्स सिटीज मॉडल, अर्बन हीट आइलैंड, फिर यहाँ पे मैप बना सकते हैं, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे, बाकी वो सब चल जाएगा। वेरी गुड, गुड पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ डज 103rd 103rd राइट 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अल्टर इंडियाज रिजर्वेशन फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का आप हमेशा नंबर याद रखना, कई बार वो सीधे नंबर पूछ लेते तो आपको फिर सोचने में टाइम लगेगा कि वो कौन सा किससे रिलेटेड है, वो ये नहीं पूछेंगे, वो सीधे पूछेंगे 51st अमेंडमेंट, ऐसे करके क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। और कई बार तो इन चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना, कई बार सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी आए हुए हैं, कुछ कुछ मेन जो बहुत, जैसे केशवानंद भारती पूछ लिया, या फिर तो ऐसे करके आप वहां पे यू शुड केयरफुल, जस्ट इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 103rd अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? हाँ, एग्जामिन वाला है, उसमें पॉजिटिव निगेटिव के 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, मतलब लिखना चाहिए आपको, ठीक है। 103rd है आपका ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। तो अब इस पहले तो आपका इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, आप सीधे यहाँ पे किस कब इंट्रोड्यूस हुआ है, क्या चीज है, वो सब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 103rd किस साल में आया था? 2019 में, ठीक है, ये साल लिख दीजिए यहाँ पे। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ 2019, इसने क्या दिया यहाँ पे? 10% ईडब्ल्यूएस कोटा दिया, एंड विच इज अंडर आर्टिकल 15(6) एंड 16(6), ठीक है। इसके अंदर इन्होंने रिजर्वेशन दिया इसको, इस अप्लाई टू जनरल कैटेगरी, नॉन SC ST OBC। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आता है कि कैसे उसने रिजर्वेशन फ्रेमवर्क को अल्टर किया। अब उसने कैसे एंटर किया कि फर्स्ट टाइम उसने इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेसिस बनाया, तो दैट इज अल्टरेशन। पहले हम लोग कास्ट या इन सब के बारे में बात करते थे, अभी उन्होंने क्या किया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेसिस बना दिया। एनुअल इनकम लेस देन 8 lakhs,
रिकॉग्नाइजेज इकोनॉमिक डिसएडवांटेज बियॉन्ड द सोशल बैकवर्डनेस। फिर जुडिशियल स्टेटस यहां पे लिख सकते हैं कैसे अपहेल्ड हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया एंड बट उन्होंने ये ध्यान दिया कि शुड नॉट वॉलेट द 50% कैप रूल। 50% कैप रूल क्या होता है कि आपका जो टोटल ओवरऑल रिजर्वेशन होता है वो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। दैट इज द 50% रूल बाय द सुप्रीम कोर्ट। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे तमिलनाडु में और कुछ अदर स्टेट्स में उनको एक्सेप्शन मिलता है कि आप ज्यादा भी रख सकते हैं। उनका शायद मोर देन 50% है तमिलनाडु का, बट ओवरऑल जनरल में थंब रूल यही है, सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन है कि इट शुड नॉट क्रॉस एनी टाइप ऑफ रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस 50% ऑफ द सीट्स। ठीक है, ये सब इसका रिजर्वेशन फ्रेमवर्क को कैसे अल्टर किया। फिर क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं, इश्यूज लिख सकते हैं, फिर वहां पे गवर्नमेंट मतलब फिर गवर्नमेंट का रैशनल लिख सकते हैं। गवर्नमेंट रैशनल क्या है, इंक्लूसिव इक्विटी के लिए लिया था, पॉलिसी फॉर द लेफ्ट आउट पुअर्स। ठीक है, इस इश्यूज में फेक डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें लिख दिया। झारखंड में भी ज्यादा है, करेक्ट, जैसे तमिलनाडु में ज्यादा है, झारखंड में भी ज्यादा है। अब क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है कि पोटेंशियल एक्सक्लूजन और SC/ST फ्रॉम द EWS बेनिफिट। SC/ST के अंदर भी जो EWS होते हैं ना, अब जैसे कि सारे SC/ST होते हैं, उनमें सभी तो रिच नहीं होते हैं, कुछ SC/ST को होते हैं, उनके वो IAS ऑफिसर्स होते हैं या मिनिस्टर होते हैं, और वहीं पे कुछ जो मजदूर होते हैं, तो उनका जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वो काफी डिफरेंट है, राइट। उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है इकोनॉमिक वाला, तो जो एक मिनिस्टर के बेटे को एडवांटेज मिल रहा है वही इनको मिल रहा है। तो इसलिए वो सब कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट, वो रोहिणी कमेटी, ये सब चीजें आई थी इसमें, तो वो वाला आप चैलेंजेस ले सकते हैं। फिर रेजेस कंसर्न ओवर द क्वांटिफिएबल बैकवर्डनेस प्रिंसिपल, कि बैकवर्डनेस भी क्या हम खाली इकोनॉमिक वे में दे सकते हैं, वो सब मतलब बाकी और भी पैरामीटर्स होते हैं, जस्ट इकोनॉमिक नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमिक में फिर अगेन आपका जो जैसे करप्शन का चांस होता है, लोग अभी तो मतलब ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट उसमें नहीं है सबके पास EWS का सर्टिफिकेट है, राइट, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो वो सब चीजें आप यहाँ पे नेगेटिव लिख सकते हैं। नागराजन एंड इंदिरा केस इन रिजर्वेशन EWS चेंज इकोनॉमी, वेरी गुड, मतलब आपने यहाँ पे नागराजन केस और इंदिरा गांधी केस लिखा यहाँ पे, दैट यू कैन रेफर। ऑलराइट, ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट। बाकी 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, रिजर्वेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, ऐसे करके बना सकते हैं, इतना इनफ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाईलाइट द की चैलेंजेस इन मेकिंग सिटीजन चार्टर्स इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस। ये GS2 का गवर्नेंस पार्ट का क्वेश्चन है। चैलेंजेस क्या है सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस बनाने के लिए, ठीक है। और आपका समय शुरू होता है टिकटिकी जी चल रही हैं, इसको देख के ना KBC वाली फीलिंग आती है। ठीक है, टाइम्स अप। तो क्वेश्चन था हमारा, हाईलाइट द की चैलेंजेस इन मेकिंग सिटीजन चार्टर। तो इसको कैसे फ्रेमवर्क बनाएंगे इसका, सीधे इंट्रोडक्शन में आप सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्या होता है बेसिकली। तो आप बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में सिटीजन चार्टर क्या होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है स्टेटिंग द सर्विस स्टैंडर्ड्स, टाइमलाइंस एंड ग्रीवियंस रिड्रेसल। सिटीजन चार्टर क्या होता है, ये दिखाता है कि आपको किस सर्विस, किस स्टैंडर्ड की सर्विस मिलेगी, आपको कितने टाइम के अंदर मिलेगी, और अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है तो वो कहां जा सकता है। ये 3 बहुत क्रिटिकल चीजें होती हैं। आपको जब भी सिटीजन चार्टर के बारे में लिखें तो हमेशा ये 3 चीजें जरूर लिखें, स्टैंडर्ड, टाइमलाइन और ग्रीवियंस। इतनी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, कितने टाइम के अंदर मिलेगा, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको कहां जाना है। ये 3 बहुत बेस पिलर्स होते हैं सिटीजन चार्टर के।
तो आप कभी भी लिखिए सिटीजन चार्टर का क्वेश्चन, तो इन तीनों चीजों को ऐड, मतलब इंट्रोडक्शन में भी लिखिए और अपने फ्रेमवर्क में भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करिए। ठीक है। अब यहाँ पे चैलेंजेस कैसे आते हैं इनको बनाने के लिए? अवेयरनेस नहीं है सिटीजन्स के अंदर। सबको पता है कि ये एक ऐसी चीज होती है, और सबको एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको पब्लिक डिस्प्ले में रखना होता है कि जो सर्विस ऑफिस होते हैं उनके ऑफिस के बाहर आपको रखना है इन चीजों को, जिससे कि सारे पब्लिक लोगों को पता चले कि हमको क्या मिलने वाला है। कहीं अंदर छुपा के लिख दिया तो उनको फायदा नहीं है। तो क्या होता है, लोग लैक ऑफ अवेयरनेस, लोग सामने पढ़ते हैं फिर भी उसको यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जैसे इन्होंने मतलब रिया ने बोला लिंग्विस्टिक बैरियर, वो भी बहुत सही बात बोली कि हमेशा लोकल लैंग्वेज में कई बार नहीं होता है। अगर वो इंग्लिश में दे दिया तो गांव वाले पढ़ ही नहीं पाएंगे, या फिर किसी अलग लैंग्वेज में दे दिया तो नहीं पढ़ पाएंगे। राइट, तो लोकल लैंग्वेज में रखना बहुत जरूरी है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, जैसे हिंदी में दे दिया लेकिन मराठी लोग नहीं पढ़ पाएंगे। महाराष्ट्र में गांव में रखा है तो गांव के लोगों को तो मराठी आती है, हिंदी नहीं आती है, तो उस तरह से आपको मराठी में ही ट्रांसलेट करके लिखना है। तो उस तरह का लोकल लैंग्वेज। लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, पुअर अकाउंटेबिलिटी है। अगर मान लो स्टैंडर्ड नहीं मिल रहा है, कोई कंप्लेंट कर रहा है तो कोई एक्शन नहीं ले रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुअर अकाउंटेबिलिटी है, ग्रीवेंस रिड्रेस नहीं होता है, कंप्लेंट करो तो महीने भर, मतलब महीने भर तक कोई एक्शन ही नहीं होता है, तो फिर आदमी दोबारा करने से डिस्करेज हो जाता है कि पिछली बार कंप्लेंट किया था कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो इस बार भी करने से कोई फायदा नहीं, उस टाइप का सोच के। तो ये सब चीजें हैं यहाँ पे। एब्सेंस ऑफ लीगल इन्फोर्सबिलिटी, वो नहीं है। मिसमैच बिटवीन द प्रोमिसेस एंड रिसोर्सेस, लिमिटेड कवरेज, है ना। इंस्टीट्यूशनल, अब इसके बाद में यहाँ पे आप इश्यूज लिख दिया आपने। जैसे मैंने बताया था, आप लोगों को सिखाया था कि कभी भी आप चैलेंजेस या इश्यूज या निगेटिव चीजें लिखें तो हमेशा आपको वे फॉरवर्ड लिखना है। ठीक है। चाहे वो, अगर आपके पास जगह है तो आप उसको प्रॉपर हेडिंग बना के वे फॉरवर्ड लिखिए, 1 2 3 4। नहीं जगह है तो आप उसको कंक्लूजन में लिख दीजिए, है ना, कॉमा लगा लगा के 3 4 चीजें लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे सत्यप्रकाश ने सोल्यूशन लिख दिया, यूज ऑफ एआई करो, डिजिटल बोर्ड करो, पब्लिक सर्विस रूल लाइक एमपीएन बिहार कर दो, वेरी नाइस। साइक्लिक रिवाइवल ऑफ चार्टर कर दो, वेरी गुड। ऑल फोल्डर्स शुड बी राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, बिल्कुल। ऑल स्टेप फोल्डर शुड बी राइट, हाँ मतलब रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पे प्रॉपरली सब कुछ लिखा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। बाकी यहाँ पे ARC ने भी एक मॉडल दिया था, सेवोत्तम मॉडल, उसमें सर्विस डिलीवरी और ग्रीवेंस रिड्रेसल की बात है, तो सेवोत्तम मॉडल को हमको इंप्लीमेंट करना है, उसमें ये सिटीजन चार्टर वाली चीजें ऐड हो जाती हैं। इंटीग्रेट विद ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, तो ई गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, इन सबके साथ इंटीग्रेट करो, सेवोत्तम मॉडल डालो, ये सब चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड करो। महाराष्ट्र और कर्नाटका का जो मॉडल है वो काफी अच्छा है, तो उनका एग्जाम्पल डाल सकते हैं, केस स्टडी की महाराष्ट्र और कर्नाटक में कैसे सिटीजन चार्टर काफी स्ट्रांग है। ओके। वे फॉरवर्ड, लीगल बैकिंग, भारत भाषणी टू क्रॉस लिंग्विस्टिक बैरियर, वेरी गुड। ठीक है। ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और मुझे मतलब आप फटाफट नोट डाउन करते रहिए जो जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, कुछ कुछ चीजें अपने में ऐड ऑन करते रहिए, इससे आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा आंसर का। राइट। माई गवर्नमेंट सोशल ऑडिट, वेरी नाइस। ठीक है। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द एग्री स्टार्टअप्स। एग्री स्टार्टअप्स क्या होता है, उनको डिफाइन करो। हाउ डू दे हेल्प इन इनहेंसिंग फार्मर इनकम्स इन इंडिया। ठीक है। एग्री स्टार्टअप क्या होता है, उनको कैसे इंप्रूव करते हैं। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होते हैं यहाँ। Okay, तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बेसिक्स है कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप को डिफाइन करिए। तो कई बार बहुत सिंपल सिंपल चीजों के डेफिनेशन पूछ लेते हैं।
स्पेशली यूपीपीसीएस और जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसमें हमेशा डेफिनेशन बेस्ड ज्यादा होते हैं, तो वो सिंपल सी चीज को पूछ लेते हैं, लेकिन हमको लिखने में दिक्कत होता है क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं लेकिन छोटी चीजें नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमको एग्रीकल्चर स्टार्टअप की डिफाइन करना है क्या होता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे, टेक ड्रिवन इंटरप्राइजेस यूजिंग इनोवेशन इन एग्रीकल्चर फ्रॉम फॉर्म इनपुट लॉजिस्टिक्स एंड मार्केट लिंकेजेस। ये सब आपके एग्रीकल्चर स्टार्टअप की डेफिनेशन है। क्या होते हैं जो स्टार्टअप, मतलब या ऐसे ए भी ऐड कर सकते हैं, शुरुआती मतलब इनिशियल स्टेज में होते हैं, इनफैक्ट स्टेज या फिर स्टार्ट में होते हैं, वो टेक ड्रिवन होते हैं और यूजिंग द इनोवेशन इन एग्रीकल्चर फार्म इनपुट्स लॉजिस्टिक्स इन सब में काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स। ठीक है, स्टार्टअप जो एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली काम कर रहे हैं, और टेक ड्रिवन एंटरप्राइजेस तो एक कॉमन क्राइटेरिया है, मतलब कॉमन फीचर है अभी का। ठीक है, लाइक दिस यू कैन पुट हाउ डू दे हेल्प इन इनहैंसिंग फार्मर इनकम्स, तो फार्मर इनकम्स लिख देंगे यहाँ पे। प्रिसीजन फार्मिंग, अब जैसे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप है ना, तो ये क्या काम करेंगे। एग्रीकल्चर में स्टार्टअप होने का क्या मतलब है, आपको डिफरेंट सेक्टर्स में हेल्प करना है। ठीक है, तो प्रिसीजन फार्मिंग ये टेक ड्रिवन होते हैं मेनली, तो आपका प्रिसीजन फार्मिंग यूजिंग एआई आईओटी ये सब करके आपका इनपुट कॉस्ट को कम करते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है, आप इसका लाइफ साइकिल अप्रोच भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका इनपुट या फिर सोइंग वाला जो होता है, सोइंग पीरियड, यहाँ पे इनपुट कॉस्ट कैसे रिड्यूस कर रहे हैं। फिर ड्यूरिंग द जब वो क्रॉप बड़ी होती है, इन बिटवीन मिडिल फेज और आपका हार्वेस्टिंग फेज, हार्वेस्टिंग फेज, उसके बाद में आप यहाँ पे मार्केट, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो मार्केट और ये सब होता है, तो 3-4 लाइफ स्टेजेस होती हैं क्रॉप की। तो हर क्रॉप में दिखा सकते हैं कैसे कैसे पैसे बचा रहे हैं, कैसे फार्मर की सेव कर रहे हैं। अब सोइंग वाला पीरियड जैसे है जो इनपुट कॉस्ट, तो यहाँ इनपुट कॉस्ट आ गया कि आप यहाँ पे जो खाद है, जो पानी है, जो बीज है, उन सब का जो पैसा लगता है वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द यूजिंग टेक्नोलॉजी या फिर इनका जो स्टार्टअप के हेल्प की वजह से। फिर आप डिफरेंट स्टेजेस में दिखा दो, एक्सेस टू रियल टाइम वेदर एंड क्रॉप एडवर्सिटीज, बेटर मार्केट प्राइसेस वाया ई प्लेटफॉर्म्स, तो ई प्लेटफॉर्म्स इन सब पे भी काम करते हैं स्टार्टर्स। तो इसमें ई हार्ट, निंजा कार्ड, ये सब भी हैं स्टार्टअप्स जो एग्रीकल्चर, यहाँ ये कहाँ पे आएंगे, मार्केट प्राइस, ये आपके यहाँ पोस्ट हार्वेस्टिंग वाले में आ जाएंगे, लाइफ स्टाइल में, राइट, मतलब पोस्ट हार्वेस्टिंग लाइफ साइकिल में आ जाएंगे वहां। फिर इसके बाद में फिर आप अलग अलग चीज लिखते हो, ड्यूरिंग क्रॉप में कहा, मतलब ड्यूरिंग द जब वो मिडिल फेज होता है उसमें आप लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर मशीनरी जो होती है उन सब में स्टार्टअप होते हैं, एडवांस मशीनरी होती है। हार्वेस्टिंग के लिए भी आप बोल सकते हैं कि एडवांस, जिसे क्रॉप्स का जो वेस्टेज होता है वो रिड्यूस होता है, सब कुछ मिला के प्रॉफिट ही बच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। मार्केटिंग में फिर कोल्ड स्टोरेज में जो होता है तो उसमें भी आपका प्रॉफिट बच रहा है। तो ये सब चीजें करके एक एक लाइफ साइकिल अप्रोच में यू कैन शो डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ये सब पोस्ट हार्वेस्टिंग का आ गया। फिर आपके गवर्नमेंट सपोर्ट, राष्ट्रीय किसान दिस वन, रफ्तार योजना, एग्री फंड, एग्री स्टैक, ये सब यहाँ पे लिख के यू कैन पुट। आपका इनपुट वाले में जो सॉइल हेल्थ कार्ड, वो तो गवर्नमेंट की स्कीम है वैसे तो, बट फिर भी स्टार्टअप का रोल दिखा सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जब कंक्लूजन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, या इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं कि कौन सी कमेटी थी जो फार्मर इनकम को डबल कर रही थी, कमेटी का नाम अशोक आगे दलवाई, राइट। तो अशोक दलवाई कमेटी का जिक्र यहाँ पे का प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। अब कंक्लूजन में लिख सकते हैं, इट विल दीज एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स विल हेल्प अस टू मीट द एस्पिरेशंस, क्योंकि अब वो रिकमेंडेशन में नहीं बचा, क्योंकि एस्पिरेशन बचा, क्योंकि 2022 तक बोला था, 2022 में बोला तो वो तो टाइम निकल गया है ना, हमको डबल हो नहीं पाए हम, इनफैक्ट 20-30% भी इंक्रीज नहीं हुआ, डबल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अब वो एक्सपिरेशन हो गया, या फिर वो जो हमारा ड्रीम था, विजन था, वो भी पेंडिंग है। तो आप लिख सकते हैं एग्रीकल्चर स्टार्टअप विल हेल्प अस टू मीट द एस्पिरेशन और विजन ऑफ अशोक दलवाई कमेटी टू डबल द फार्मर इनकम इन नियर फ्यूचर, या फिर एज सुन एज पॉसिबल, या फिर सीधे विजन द ऑफ डबलिंग द फार्मर इनकम, इतना करके एंड कर सकते हैं। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, सीधे GS3 साइंस में आ जाता है क्वेश्चन ये, डिस्कस द रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्रॉप इनहेंसमेंट। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है इस बार, है ना, इस बार काफी हिट वाला है। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दिखाना, क्रॉप इनहेंसमेंट बताना है, आपका टाइम स्टार्ट होता है फटाफट।
फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी दिमाग चलाइए। अगर आपका दिमाग बहुत जल्दी चलने लगा ना तो फिर आपका एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा, आपका पेपर छूटेगा नहीं। ये सोचिए कि अगर आपने 30 सेकंड्स के अंदर आपने देख के स्ट्रक्चर बना लिया माइंड में, पॉइंट्स आपके जल्दी जल्दी आने लगे, तो अगर पॉइंट्स जल्दी आएंगे तो आपका हाथ रुकेगा नहीं, और अगर आपका हाथ नहीं रुका तो आपका पेपर नहीं छूटेगा। ज्यादा समय लगता है हमको सोचने में, हमारा दिमाग तेज नहीं होता है। ठीक है, वही एक्सरसाइज हम यहाँ पे करवा रहे हैं। हम चाह रहे हैं आपका माइंड थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी रिकॉल करे। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? रोल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी पूछा तो आपको क्या करना है, सीधे नैनो टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और नहीं याद, टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी मिशन या फिर कुछ और नया करंट अफेयर्स नहीं याद आ रहा है, आप बहुत बेसिक से स्टार्ट करो। अगर नहीं आता है तो आप सीधे डिफाइन कर दो। डेफिनेशन में क्या होता है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कितने 10 की पावर कितना होता है, 10 की पावर -9। ठीक है, किसमें, किलोमीटर, मीटर, यूनिट क्या होती है, ये मीटर में, राइट। इसको मीटर में देखेंगे 10 की पावर -9 मीटर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लाइट ईयर में, नहीं नहीं लाइट ईयर में नहीं, मीटर से होता है 10 की पावर -9 मीटर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एनएम में। ठीक है, राइट। तो इसकी ये वाली चीज आपके जो है उसमें आना चाहिए। नैनोमीटर में 10 की पावर -9 नहीं होता है, वो मीटर में होता है 10 की पावर -9। हम जब रिप्रेजेंट करते हैं 100 नैनोमीटर है तो उसको ऐसे दिखा देते हैं 100 नैनोमीटर, बट एक्चुअल में कितना होता है, 100 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ये होता है आपका। ठीक है, या तो ये लिखो इक्वल टू 100 ऐसे लिखो, तो ये यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है नैनोमीटर। तो 10 के पावर -9 नैनोमीटर मत लिख देना, वो मीटर है। यूनिट का बहुत ध्यान दीजिए, है ना, फिजिक्स। ओके, तो इसको आपको ऐसे लिखना है। सेम माइक्रोन्स के लिए होता है 10 के पावर -6, और उसको ऐसे माइक्रोमीटर लिख देते हैं ना, म्यू से। ठीक है, तो आप यहाँ पे डेफिनेशन नैनो टेक्नोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, वहां पे आपको ये 10 के पावर -9 मीटर जरूर आना है, तभी आपका पता होगा कि आपको पता है नैनो पार्टिकल्स होते क्या है। वो लेस देन, मतलब इस स्केल पे इससे भी छोटे होते हैं, उनको हम नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद द डेफिनेशन, देन आप सीधे आ जाइए यहाँ पे। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में क्या होती है, हेडिंग डालिए, उसके पॉइंट लिखिए। क्रॉप एनहेंसमेंट की हेडिंग डालिए, पॉइंट लिखिए, काम खत्म। 2 हेडिंग चाहिए। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में कैसे मिलता है, नैनो फिल्टर्स कर सकते हैं, वाटर एयर प्यूरिफाई करता है, नैनो एब्जॉर्बेंट्स हैवी मेटल को रिमूव करता है, नैनो रेडिएशन होते हैं जो पॉल्यूटेड सॉइल को रिक्लेम करते हैं। ऐसे आपको नैनो नैनो चीजें डाल देनी है। एग्रीकल्चर हेडिंग नहीं डालनी है आपको हेडिंग क्या डालनी, जो क्वेश्चन का वर्ड है उसकी हेडिंग डालनी है। आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉप इनहेंसमेंट। एग्रीकल्चर और क्रॉप इनहेंसमेंट देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन आपको वो नहीं लिखना है। जो खाली क्वेश्चन में वो शब्द लिखे ना, उन्हीं को ही यूज करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रॉप इनहेंसमेंट। ठीक है, पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन एंड मेक देम हेडिंग, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन सीधे हेडिंग यहां पे थी, उठा के यहां डाल दिया। क्रॉप एनहेंसमेंट सीधे यहां उठा के ये लिख दिया। फिर वहां पे कैसे होता है, नैनो फर्टिलाइजर, जो भी बहुत न्यूज में था, ठीक, उसको यूज करते हैं। नैनो पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं। सेंसर बेस्ड सॉइल डायग्नोस्टिक कर सकते हैं आप नैनो टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में आपको ये भी लिखना है कि 10 की पावर -9 नैनो, और मतलब 10 की पावर -9 मीटर। और इसकी स्पेशलिटी क्या होती है कि बिकॉज ऑफ मेटल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम द नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का जो अभी प्रॉपर्टी है कि आप कंडक्टर होता है, मेलिएबल होता है, अब जब वो नैनो स्केल पे जाता है ना तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। नैनो गोल्ड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है नॉर्मल गोल्ड से, वैसे नैनो मटेरियल की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाती है जो हमारे यहाँ पे। तभी तो उसकी डिफरेंट यूटिलिटी होती है ना। गोल्ड को आप बड़ा बड़ा गोल्ड यूज करो, छोटा गोल्ड नैनो में यूज करो, तो डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस आता है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ पे जैसे बिहेव करता है वैसे वहां पे बिहेव नहीं करता नैनो स्केल पे। ठीक है, तो आपको ये चीज लिखना है अपने इंट्रोडक्शन में कि 10 का पावर -9 मीटर होता है, विच अल्टर्स और विच चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, विच चेंजेस द बिहेवियर ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल। तो उसी लिए हम उस स्केल पे जाके यूज करते हैं, ना कि बड़ा वाला। ठीक है, माइक्रोन्स में यूज कर सकते हैं, नहीं करते हैं। उसके थोड़ा सा -8 में आ जाओ, -7 में आ जाओ, नहीं करते हैं, क्योंकि 10 के पावर -9 के बाद ही जाने पे वो प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। इसीलिए ये टर्म बना है, इसीलिए इसको अलग से लेते हैं। नैनो का और नॉर्मल का बिल्कुल बिहेवियर डिफरेंट होता है। इस चीज को आपको इंट्रोडक्शन में दिखा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
What ethical dilemmas arise in using the artificial intelligence for surveillance governance? ठीक है, ये आपका GS4 का क्वेश्चन है, 8 मार्कर है ना, यूपीएससी में 10 मार्कर समझ लिए। फिर आपकी टिक टिकी जी स्टार्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। ये मेंस का केबीसी है, चल रहा है अभी। पैसे नहीं मिलेंगे आपको, पैसे मुफ्त में चल रहा है, ठीक है। डेली जो आएगा उसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, टाइम अप हो गया। यहाँ पे चैट बॉक्स में देखेंगे तो आपको कुछ कुछ अच्छे पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स अच्छे लिखे हैं यहाँ पे। तो जैसे जियोलॉजी ऑप्शनल ने लिखा है कि स्मॉग टॉवर्स इन दिल्ली यूजेस कार्बन नैनो फाइबर्स, नैनो स्पॉन्जेस फॉर सोकिंग द ऑयल स्पिल। ठीक है, नैनो स्पॉन्ज, नैनो फाइबर ये सब यूज करते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। लीकेज ऑफ यूरिया यूजिंग नैनो एरिया, वेरी नाइस, अनुराग का पॉइंट है। नैनो बायोफेक टेक्नोलॉजी फॉर फिशिंग टू रिमूव द प्लास्टिक वेस्ट, वेरी नाइस, रिया का पॉइंट है। फिर अनुराग ने बोला कि सॉइल प्रोडक्टिविटी यूजिंग द रिड्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, सोलर पैनल में यूज होता है, ठीक है। नैनो सिल्वर, नैनो ऑक्साइड्स, नैनो प्राइमिंग। और जो अंकित दुबे का पॉइंट है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो चेंजेस, बिल्कुल, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो चेंजेस उसकी वजह से ही वो प्रॉपर्टीज में चेंज आती हैं। ठीक है, तो ये आप और भी अंदर का पॉइंट हो गया। एक तो प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वो क्यों होती है? बिकॉज आपका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके आप वहां पे लिख देंगे तो पढ़ने वाला लगेगा कि हाँ भैया साइंस साइड का कौन सा स्टूडेंट ही आ गया यहाँ पे नैनो फर्टिलाइजर वो लिखने के लिए, राइट। ये सब 3-4 कीवर्ड्स आप यहाँ पे लिख देंगे डेफिनेशन में, इंप्रेस हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन पे, एथिकल डायलेमास अराइज यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आपका एथिकल डायलेमास के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सर्विलेंस गवर्नेंस। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखना है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो आप कुछ भी स्टार्ट यहाँ से कीवर्ड उठा के लिख सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि एथिकल डायलेमा होता क्या है, उसकी डिफाइन से स्टार्ट कर दीजिए, बाद में इसको कनेक्ट कर देना। या सर्विलेंस गवर्नेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट ले लो, यहां से लिख दो, है ना। यहाँ पे 2 मेन चीजें, एथिकल डायलेमा और सर्विलेंस गवर्नेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट द मेन कीवर्ड हियर, इट इज सपोर्टिंग कीवर्ड। तो आप उसको डिफाइन नहीं करेंगे, या तो आप सर्विलेंस गवर्नेंस को डिफाइन करिए या तो एथिकल डायलेमा को डिफाइन करिए। वहां से आपको पॉइंट कनेक्ट करके इंट्रोडक्शन में यू कैन स्टार्ट। ठीक, अब उसके बाद में एथिकल डायलेमा का स्टार्ट कर दिया, सर्विलेंस गवर्नेंस से स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद आप आएंगे सीधे यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने से क्या क्या इश्यूज होते हैं। फिर अगर आप आर्टिफिशियल यूज करेंगे, सर्विलेंस गवर्नेंस क्या होती है? पहली बात तो जो गवर्नेंस मतलब क्या होता है, आप गवर्नेंस जो सर्विलेंस करती है, सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रैक करना, आपके ऊपर नजर रखना एक तरह से, तो वो चीज होती है सर्विलेंस गवर्नेंस। अब वो बहुत जगह बहुत बार हमको करना पड़ता है, चीज गवर्नमेंट को बहुत बार करना पड़ता है। जैसे कई बार पहले तो वो फोन टैपिंग भी कर लेते थे कि आपको पता नहीं आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका फोन कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, गवर्नमेंट एजेंसी आपका फोन रिकॉर्ड कर रही है, अभी भी होता है, बट अभी स्पेशल परमिशन के बाद ही मिलता है वो। तो वो सर्विलेंस गवर्नेंस कहते हैं कि कैसे आप लोगों की प्राइवेट लाइफ में घुस के कभी फोन टैप कर रहे हैं, कभी उनका मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, कभी आप उनका जो सोशल मीडिया है वो ट्रैक कर रहे हैं, है ना। तो वो सब चीजें, कभी कॉल डेटा रिकॉर्ड निकाल रहे हैं, वो सब आपका जो प्राइवेसी होता है वो सब सर्विलेंस गवर्नेंस आती है। इनको क्यों किया जाता है? जो आपको क्राइम्स को रिड्यूस करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए काम आता है। और कई बार प्रिवेंटिव मेजर के लिए भी काम आता है। ऐसा नहीं कि क्राइम हो गया उसके बाद, सर्विलेंस गवर्नेंस कई बार प्रिवेंट करती है। जैसे रेडिकलाइजेशन, अब मान लीजिए कोई ISIS वाले थे या फिर कोई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो युवक मतलब जो यूथ हैं उनको भड़का रहा है ऑनलाइन, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, उसमें कुछ भी
मटेरियल डाल रहे हैं फालतू का भड़काने वाला, और उससे क्या होता है कि टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, इसलिए उनको ट्रैक करना पड़ता है तो प्रिवेंट द क्राइम्स। तो ये सब उनके पॉजिटिव साइड होते हैं। फिर इनके इश्यूज रेज होते हैं, लेकिन वो इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आपका एथिकल कंसर्न क्या है? प्राइवेसी वायलेशंस विज द फर्स्ट थिंग। आपको क्या लगता है कि आपको पता नहीं कि वो तो बोलेंगे भैया हम तो नेशनल इंटरेस्ट में कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्राइवेसी तो जा रही है, आपको पता नहीं आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। रियल टाइम ट्रैकिंग हो रहा है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन हो रहा है, आप रोड पे जा रहे हैं, आपका चेहरा कैच होके वो डेटाबेस में जा रहा है, ठीक है। वो सब चीजें आपका प्राइवेसी जाती है। बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन डेटा सेट्स अगेंस्ट द मॉनिटर्स, मतलब स्पेशली कहीं भी मिसयूज कर सकते हैं डेटा सेट वगैरह का। लैक ऑफ कंसेंट होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, लीगल सेफगार्ड नहीं होती है, जो डिजिटल इंडिया एक्ट है वो पेंडिंग है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी, एफिशिएंसी वर्सेस डिग्निटी, ये सब आपके एथिकल डायलेमास हैं। नेशनल सिक्योरिटी को देखो या फिर प्राइवेसी को देखो, ये आपके एथिकल डायलेमा है। एथिकल डायलेमा क्या होता है? व्हाट इज द एथिकल डायलेमा? आपको यहाँ पे एथिकल डायलेमा लिखना है हर जगह पे। तो एक्चुअली ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज है ना, ये एथिकल डायलेमा, इसकी हेडिंग यहाँ पे आपको बनानी है। एथिकल डायलेमा क्या होता है कि बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वैल्यूज, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट वैल्यूज। वैल्यूज नहीं होता है, इंपॉर्टेंट वैल्यूज, मतलब जो बराबर की वैल्यूज होती हैं, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाला, मतलब दोनों बराबर हैं, आपको दोनों लेंगे तो सेम एडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, तब आपका एथिकल डायलेमा क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देखिए कि प्राइवेसी भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसमें बैलेंस बनाना काफी डिफिकल्ट है। तो आप यहाँ पे डाउट में आएंगे कि हम नेशनल सिक्योरिटी को देखें या लिबर्टी या फिर प्राइवेसी को देखें। एफिशिएंसी वर्सेस डिग्निटी, ये हम सर्विस की एफिशिएंसी को देखें, डिग्निटी को देखें। सर्विलेंस फॉर सेफ्टी वर्सेस ऑटोनॉमी इरोजन, ऐसे करके आप यहाँ पे एथिकल डायलेमास दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जांपल भी दिया है, एनसीआरबी का फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, स्मार्ट सिटी सर्विलेंस ग्रिड, ये सब एग्जांपल हैं। क्या क्या चाहिए हमको? एआई और एआई फ्रेमवर्क चाहिए हमको, यहाँ पे एआई पीएम फ्रेमवर्क, ओईसीडी एआई प्रिंसिपल्स, इन सब का यूज करके हम यहाँ पे बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे आप एथिकल डिफरेंट 2-3 एथिकल डायलेमास दिखा देंगे, क्या क्या आते हैं उनका डिफाइन कर देंगे, एग्जांपल डाल देंगे, और वहां पे वी कैन मेक, फिर सॉल्यूशन वे फॉरवर्ड लिख के कर देंगे। हो गया? बिल्कुल। पुत्तुस्वामी का जजमेंट देंगे प्राइवेसी वाले के लिए। वो पुत्तुस्वामी का जजमेंट आया था, कौन से साल में आया था वो ईयर लिख देंगे, और पुत्तुस्वामी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर प्राइवेसी आर्टिकल 21 वो यहाँ पे आप लिख देंगे, 2017 में आया था, राइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ कैन एम्पैथी एंड कंपैशन इंप्रूव डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज? ठीक है, 1 नंबर मतलब 8 नंबर का है। ओके, लिख लिया आपने, इजी क्वेश्चन था वैसे। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में आप डायग्राम कैसे बना सकते हैं? एथिकल डायलेमा वगैरह का क्वेश्चन आता है जो, तो जैसे एथिकल डायलेमास का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं। आप यहाँ पे ये बना तराजू बना सकते हैं, लाइक यू कैन मेक ए बैलेंस हियर, ऐसे यहाँ पे तराजू होता है या बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 वैल्यूज होती हैं, तो आप यहाँ पे ये लिखिए, ये लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे आप नेशनल सिक्योरिटी, यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेसी, ठीक है। ये हो गया आपका 2 चीजें, 2 इक्वल वैल्यूज हो गई।
और एक बैलेंसिंग लाइन होगी, दिस इज द नीड ऑफ आवर, नीड ऑफ आवर, या फिर लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो दो बराबर वैल्यूज हो गई यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी भी है, ये है, और इसके बीच में बैलेंस जो बना रहा है वो नीड ऑफ आवर है, हमें इसके बीच का बैलेंस चाहिए। तो इस तरह का आप तराजू बना सकते हैं जिसमें दो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को आपको दिखाना है एथिकल डायलेमास के बारे में। ठीक है, ओके, क्वेश्चन आता है हाउ कैन एम्पैथी एंड कंपैशन इंप्रूव द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। तो इसको कैसे बनाएंगे, सीधे डेफिनेशन से स्टार्ट कर दो। एम्पैथी और कंपैशन का डेफिनेशन क्या होता है, सीधे। एम्पैथी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स इमोशंस, अदर इमोशन अंडरस्टैंड करना कैसे होता है, प्लस इसमें क्या होता है, कीपिंग वन इन अदर्स शू, है ना, दूसरे की जगह पे रख के सोचना, वन इन अदर्स शू ऐसे लिखते हैं इसको, वन इन अदर्स शू ऐसे करके, मतलब हम एक दूसरे की जगह पे जाएंगे, वहां पे बैठे, मतलब उसके बारे में सोचे कि अगर मैं वहां पे होता तो कैसे रिएक्ट करता या क्या चीजें होती हैं, उसको करके फिर आप वहां पे, ये डिफरेंस होता है सिंपैथी से। सिंपैथी में क्या होता है, हम खाली सोचते हैं उसके बारे में, बट उसमें दूसरे की जगह रख के नहीं सोचते, बट इंपैथी में हम रख के सोचते हैं दूसरे की जगह पे। ठीक है, फिर अगला होता है कंपैशन। इंपैथी में होता है दिस इज लाइक सिंपैथी प्लस कीपिंग अदर्स वंस इन अदर प्लेस, ऐसा करके वो एडिशनल चीज आती है। फिर यहाँ पे कंपैशन क्या होता है, इंपैथी प्लस एक्शन टू एलिवेट सफरिंग। कंपैशन में हम एक्शन भी ले लेते हैं, उसमें सोचना था, इसमें इंपैथी प्लस एक्शन, ये मिला के आपका हो जाता है वो। तो यहाँ पे कौन सा डायग्राम बना देते हैं आप, यहाँ पे सिंपली ये वाला डायग्राम है ना, सिंपली आप ये वाला डायग्राम बना सकते हैं ऐसे ऐसे कि जो सिंपैथी थी वो यहाँ पे थी, उसमें यहाँ पे क्या ऐड किया आपने, मतलब कीपिंग वंस इन अदर शूज या फीलिंग द इमोशंस, तो आपका बन गया इंपैथी। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने और क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया एक्शन, है ना, एक्शन ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका कंपैशन। ठीक है, ऐसे इस तरह से आप ऐसे सर्कुलर डायग्राम बना सकते हैं, इसमें क्या क्या ऐड करके आपका बन जाता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बना दिया, डेफिनेशन लिख दिया, उसके बाद में आ गए अपने मेन पॉइंट पे, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज कैसे इंप्रूव होती है, इंप्रूव ट्रस्ट, इंक्लूसिव पॉलिसी डिजाइंस, जेंडर डिसेबल्ड पीपल, इन सब के बारे में भी हम लोग सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एक तो ट्रस्ट होता है, दूसरा होता है कि कंपैशन का रोल हम किसके लिए करेंगे, वनरेबल सेक्शन के लिए, जो जिन लोगों को एडवांटेज नहीं मिलता है ना, तो उनके लिए दया का भाव होगा हमारे दिल में, तभी हम उनके लिए काम कर पाएंगे। तो जेंडर मतलब कोई फीमेल है या कोई डिसेबल्ड है या पुअर है, ट्राइबल है, डिसएडवांटेज सेक्शन है, उन सबको ध्यान में रख के हम अपनी पॉलिसी को बनाते हैं, है ना। ये सब आपका सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होता है। इनहेंसिंग द सेंसिटिविटी, ये भी होता है कि हम दूसरे में सेंसिटिव लेके डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी में सेंसिटिव होते हैं, है ना, जेंडर सेंसिटिव होते हैं, दूसरी बात समझ के, ऐसा नहीं कि सीधे आया तो सीधे मारने लग गए, है ना, तो वो बात समझते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है। ठीक है, और फिर यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं कि फॉलोइंग द लॉ या फिर पॉलिसीज इन द लेटर स्पिरिट, नॉट ओनली इन द लेटर्स। दो चीजें होती हैं, लेटर एंड स्पिरिट। लेटर मतलब होता है जो बिल्कुल लिखा हुआ है उसी को फॉलो कर रहे हैं, भाई इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बिल्कुल बाहर, 1 मिनट आप लेट हो गए तो गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। वो वो होता है लेटर्स, फॉलोइंग द रूल्स इन लेटर्स। और फॉलोइंग द रूलिंग स्पिरिट होता है कि आप उसको क्या कहना चाह रहे हैं, रूल किस लिए बनाया गया, उस चीज को फॉलो करो, दैट इज स्पिरिट, है ना। थोड़ा सा डेविएशन होता है, लेकिन अगर स्पिरिट को मीट कर रहे हैं तो आप वहां पे अलाउ कर सकते हैं, है ना। अगर आप मतलब 30 सेकंड कोई लेट हो गया तो आप गेट खोल के अंदर अलाउ कर दो। कई बार एग्जाम छूट जाते हैं 1-1 मिनट के लिए, लोग बंद कर देते हैं, सुनते नहीं है, तो वैसे ही मतलब किसी का थोड़ा सा डेविएशन है, कुछ है, तो वहां पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका बेनिफिट, कैसे डिलीवरी होती है। एग्जाम्पल मिशन कर्मी होगी, मॉड्यूल्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, कंपैशनेट गवर्नेंस मॉडल ऑफ केरला, इनिशिएटिव ड्यूरिंग कोविड रिलीफ, ये सब डाल के। बाकी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आए हुए हैं चैट में, ठीक है। एडविन ने बोला गोल्डन मीन, बिल्कुल गोल्डन मीन किसका था, अरिस्टोटल, राइट। गोल्डन मीन हम याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, आईएएस कुस्तुब, आप लोग भी चैट ओपन करके ना अपने पॉइंट्स फटाफट लिख लो कॉपी में। आईएएस कुस्तुब, दिवांगर सिट्स ऑन फ्लोर विद डिसेबल गाई, एम्पैथी, ठीक है, बिल्कुल सही। और एक ऐसे आया था आईएएस राहुल करके थे, जो किसी लेडी के यहाँ गए थे जिसको खाना नहीं बनाना अलाउड हो रहा था मिड डे मील में, वो लोअर कास्ट की थी, उसके हाथ का खाना बनवाया, फिर खुद खाया उन्होंने स्कूल में बैठ के। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपैशन फॉर द पुअर सेक्शन, उनका भी एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं।
फिर क्राइसिस मैनेजमेंट में आर्मस्ट्रांग प्लान ने रोड बना दिया। ठीक है, रोड बना दिया मतलब क्या कि वो वेट करते हैं गवर्नमेंट से सपोर्ट आया, नहीं तो उन्होंने लोगों को समझा और फिर उन्होंने अपना खुद का फंड रेज करके बना दिया। ठीक है, क्राउड मैनेजमेंट विद जेएन अप्रोच, अवनीश शरण बाइक एम्बुलेंस, प्रिवेंट रैश डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बिल्कुल। प्रशांत नायर ऑपरेशन सुलेमानी। ठीक है, काफी सारे एग्जाम्पल है। एसडीएम सहारनपुर वर्किंग मिडनाइट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, वेरी नाइस। एक कुछ ऐसे भी थे कि उन्होंने कुछ एप्लीकेशन बना दिया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा था। कई बार पुलिस वाले या फिर जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं शाम को जाके माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं या उनको एजुकेशन देते हैं, वो भी एक इनिशिएटिव था शायद कर्नाटका में, तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक ये सारे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। 1 मिनट हो, 1 घंटा हो गया। 1 मिनट, देखते कितने क्वेश्चन बचे। ठीक है, अराउंड 12-13 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। शायद ये बोलने में टाइम लगता है। शुड वी डिस्कस मोर और हो गया आज का? ठीक है, कल डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है कि 1 मिनट में एक एक्सप्लेनेशन काफी कम लगता है। ठीक है, हाउ वाज द सेशन? ठीक है, अब कल करेंगे एक साथ में, ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा।